जो डेरिवेशन है वो प्रिज्म वाला होगा। तो प्रिज्म को अगर हम ट्रायंगुलर बेस में रख देते हैं कॉपी के ऊपर या प्लेन के ऊपर, तो प्रिज्म का ऐसे हमको ट्रायंगुलर बेस दिखता है इस तरह से। अब यहाँ पे अगर लाइट की एक रे आ रही है तो इंसिडेंट लाइट की रे सपोज यूं आई, इस तरह से आने वाली लाइट है इंसिडेंट लाइट, वो कुछ यूं आई यहाँ पे इस जगह पे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाऊंगा नॉर्मल, तो नॉर्मल बनेगी इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये लाइन पहली नॉर्मल लाइन बना दी, ये है नॉर्मल, ये N1 फर्स्ट नॉर्मल। अब अगर यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं होता तो क्या होता, तो ये रे एज इट इज जो व्हाइट रे आ रही थी वो ऐसी के ऐसी चल जाती, मतलब बिल्कुल बिना मुड़े, वो कहीं पे मुड़ती ही नहीं, वो स्ट्रेट ऐसे के ऐसे निकल जाती अगर प्रिज्म ना होता तो। लेकिन प्रिज्म है तो ये कहाँ पे बैंड होएगी, ये आ रही है रेयर टू डेंसर, हवा से ग्लास में आ रही है, तो ये कहाँ बैंड होगी, ये बैंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, तो यानी कि जो ये रे है ये अब की बार प्रिज्म की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो ये रे हमने ऐसे मान लिया कि ये यहाँ पे बैंड हो गई। अब जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था ए, जहाँ पे अभी रे इंसिडेंट हुई थी, आने वाली रे, ये वाली रे। अब ये रे जाएगी इस पाथ के अलॉन्ग, इस पॉइंट का नाम दूं तो ये दूसरा पॉइंट बन जाएगा बी। अब यहाँ पे भी वही है, सबसे पहले तो मुझे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी होगी, तो नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो इस पॉइंट पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल कुछ ऐसे आएगी, वो इस तरह से। तो ये हो गई सेकेंड नॉर्मल। अब की बार पॉइंट बी के लिए लाइट की रे कहाँ जा रही है, वो जा रही है डेंस से रेयर में। तो वो कहाँ मूव करेगी, वो मूव करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये जो लाइट रे होगी ये अब की बार नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये रे कुछ यूं जाएगी ऐसे, इस तरह से। फाइनल रे ये होगी जो हमारी प्रिज्म से बाहर आएगी रे, जिसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे वो ये है जो प्रिज्म से बाहर आई, और जो आने वाली रे थी इंसिडेंट रे वो ये रही। तो प्रिज्म ने ओवरऑल करा क्या है, जैसे ये प्रिज्म था तो लाइट की रे जो यूं आई थी, प्रिज्म ने इसको ऐसे बेंड कर दिया किसी एंगल पे। अब कितने एंगल पे बेंड करा, अगर हमको वो निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे, हम इस एमर्जेंट रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएंगे। पीछे की तरफ ले गए तो यहां पे ये पॉइंट बना पॉइंट सी। तो अगर कुछ नहीं होता तब तो ये रे जा रही होती इस तरह से, सी से आगे की तरफ ऐसे। लेकिन प्रिज्म ने इस रे को मोड़ दिया, तो जो ये प्रिज्म, जो ये रे गई है वो गई है ऐसे अलोंग सी बी। तो इनके बीच में जो एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन या डेविएशन एंगल। ये वो एंगल है जिससे रे डेविएट कर रही है। मैं दोबारा से बना देता हूं, आने वाली रे जैसे ये थी ओरिजिनल रे, इस रे का नाम ए सी, ये ए है, ये सी है, आगे ये रे यूं जा रही है, और यहां से दूसरी रे ये होती सी बी को क्रॉस करते हुए, तो ये पॉइंट बी होता यहां पे। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आता, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन एंगल। तो हमको ये निकालना होता है, हमको 3 पार्ट करने होते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है उसमें हमको डेविएशन एंगल को निकालना होता है, ये वाले एंगल को। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हम एंगल मार्क कर देते हैं, आने वाली रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई, ऐसे ही जाने वाली रे उसके बीच का एंगल, ये एंगल हो गया ई। फिर
तो जो जाने वाली रे है और नॉर्मल के बीच का ये एंगल हो जाएगा R1, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और फिर ये वाला एंगल, ये एंगल, ये हो जाएगा एंगल R2। बी पॉइंट पे इंसिडेंट रे ये वाली है, और नाम दे देते हैं ट्राइंगल्स का नाम। तो इसको नाम दे दिया मैंने M, इसको नाम दे दिया N। तो इसमें अब हमको डेल्टा निकालने के लिए सबसे पहले बात करनी पड़ेगी ट्राइंगल ACB, इस ट्राइंगल की बात करनी पड़ेगी, ट्राइंगल ACB। तो ट्राइंगल ACB को कैसे यूज करेंगे हम? ये है आपका ट्राइंगल ACB। ये एंगल है डेविएशन एंगल डेल्टा। अब मुझे ये दोनों एंगल नहीं पता, लेकिन पता चल सकते हैं कैसे? जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट को देखो। ए पॉइंट पे एक तो रे आ रही है, ये वाली रे जो हमारी ओरिजिनल रे थी, इंसिडेंट रे। ये है नॉर्मल, जिसको मैंने N1 बोला हुआ है। तो ये अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी क्या होना चाहिए? आई। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इसमें कुछ पार्ट है एंगल का, वो पार्ट R1 है। इस एंगल का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है? R1। तो अगर ये वाला पार्ट R1 है तो जो बचा हुआ एंगल होगा, वो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? तो जो एंगल ये बचा हुआ एंगल है ये कितना हो जाएगा? I-R1। सिमिलरली पॉइंट बी पे आप बोल सकते हो ये जाने वाली रे, ये नॉर्मल, तो इनके बीच का एंगल E। तो ये पूरा एंगल भी E आता। इसमें ये जो बचा हुआ एंगल है, ये एंगल कितना आया? ये एंगल आया R2। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल भी कितना आएगा? तो ये आएगा E-R2। तो इस तरह से हमको ये दोनों एंगल मिल गए। इस एंगल की वैल्यू आ गई I-R1, और इस एंगल की वैल्यू आ गई E-R2। ट्राइंगल है ये CAB। तो ट्राइंगल CAB में हम इक्वेशन लगा सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल यानी कि डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होता है इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर। तो ये बराबर आ जाएगा एंगल I-R1 प्लस E-R2, यानी कि I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई डेल्टा के लिए। प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल वाली यूज करी है। एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है? अगर नहीं पता तो बता देता हूं। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई भी ट्राइंगल हो, जैसे ये ट्राइंगल है, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3। तो एंगल 1 हमेशा बराबर होता है एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। बड़ा सिंपल सा प्रूफ है। ये एंगल 1 है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये बचा हुआ एंगल, ये कितना आएगा एंगल? ये आएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1। और फिर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ होना चाहिए 180। तीनों का जोड़ 180 कर दो, तो 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। तो ये कट जाएगा 180 से 180 और यही आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये मैंने यूज करी। तो मेरे पास में यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई, डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब यहाँ पे 2 स्टेप और करने होंगे मेरे को। उन 2 स्टेप के बाद आगे का काम होगा।
तो अब जो हमको इक्वेशन मिलनी थी वो मिल चुकी है। एक इक्वेशन तो डेल्टा वाली, डेरिवेशन वाली, आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। अब हमको इनको रिप्लेस करना है आर वन प्लस आर टू को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम एक क्वाड्रिलेटरल चूज करेंगे। क्वाड्रिलेटरल होगा ए एम बी एन। ये क्वाड्रिलेटरल मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं। इस तरह से है ये एम, ये ए, ये एन और ये पॉइंट बी। अब ये तो परपेंडिकुलर है ही। एंगल एम मुझे नहीं पता, एंगल एन को मैं बोल देता हूं एंगल 1 होगा। ठीक है, इसको एंगल 2 बोल सकते हो, या इसको हम बोलते हैं ऐसे तो एंगल ऑफ प्रिज्म। तो वैसे तो मैंने इसको पॉइंट ए ले लिया, लेकिन इसको एंगल ए, अब इसको बोलना गलत हो रहा है, तो इसको एक बार को लिख लो। वैसे तो इसको एंगल ऑफ प्रिज्म एंगल ए लिखा जाता है, तो इसको एंगल ए लिख लो। वैसे तो एंगल ए ये होना चाहिए, लेकिन प्रिज्म एंगल है, या फिर इसको अल्फा लिख लो एक बार को। बाद में हम बता देंगे कि अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। अल्फा क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, जो दोनों साइड्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर इस क्वाड्रिलेटरल में प्रॉपर्टी लगाऊं तो सारे एंगल्स का जोड़ वो बराबर होना चाहिए 360 डिग्रीज के। चारों एंगल्स का जोड़ 360 डिग्री होगा। ये एंगल ए ये वाला नहीं, ये एंगल 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल है ये, ठीक है ना, इसलिए। तो यहां से आ गया आपके पास अल्फा प्लस एंगल 1, ये हो जाएगा कितना? 180 डिग्रीज। ये फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा, आप ट्राइंगल चूज करो ए बी एन, ट्राइंगल ए बी एन। तो इसमें ये एंगल तो R1 है, ये एंगल R2 है और ये एंगल है 1। तो जब इस ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है? ए बी और एन। इस ट्राइंगल ए बी एन में यही प्रॉपर्टी लगाओगे एंगल वाली, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी? R1 प्लस R2 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर। अच्छा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी ले चुके थे, तो ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन थर्ड। तो अब थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को बराबर कर दो, क्योंकि दोनों की राइट साइड 180 डिग्रीज है। तो उससे क्या, जब स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात होती है तो इसमें हम ये तो लेके चलते ही हैं कि एंगल ए स्मॉल है, लेकिन एंगल ए, एंगल आई, एंगल R1, एंगल R2, एंगल ई, ये सारे के सारे एंगल्स क्या हैं? सबके सब स्मॉल होंगे अगर प्रिज्म एंगल स्मॉल होगा। तो जब सारे एंगल स्मॉल होंगे तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी कि अगर थीटा बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है, मतलब लगभग 7 डिग्री से छोटा होता है, तो थीटा की वैल्यू रेडियंस में वो बराबर होती है साइन थीटा के, और वो बराबर होती है ऑलमोस्ट टेन थीटा के। इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो वैसे तो, अगर ग्राफ का थोड़ा आइडिया हो तो, पर मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ चीज। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, इसका यहाँ पे नाम बदल दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसको m और n लिख रहा हूँ। तो मैं m पॉइंट पे और n पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। तो अगर मैं m पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा μ1 साइन ऑफ i इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ R1। लेकिन सारे एंगल स्मॉल हैं, इसीलिए ये बन जाएगा साइन की जगह पे डायरेक्ट वो एंगल आ जाएगा रेडियन में। तो यहां से आई की वैल्यू निकल जाएगी μ2 अपॉन μ1 इंटू में R। और इस केस में मैं μ2 अपॉन μ1 इसको म्यू लेकर के चल सकता हूं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर। अब सबसे पहली जो इक्वेशन जिसको हमें यूज करना है वो तो ये रहेगी, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस एंगल ए। ये वो इक्वेशन है जो हमारी आई हुई इक्वेशन है पहले से ऑलरेडी। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है ही सही, ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब ऐसे ही मैं पॉइंट बी पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, तो पॉइंट बी पे लगाऊंगा स्नेल्स लॉ तो क्या हो जाएगा? जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी उसको मैं अलग से लिख लूंगा। जो हमारी सेकेंड इक्वेशन आई थी वो आई थी आई इक्वल्स टू μr1, ये सेकेंड इक्वेशन आई थी। अब मैं पॉइंट एन पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं।
एंड पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो क्या आएगा, तो म्यू2 साइन R2 इक्वल्स टू म्यू1 साइन ऑफ E। फिर से एंगल छोटे हैं तो साइन R2 की जगह R2 और साइन E की जगह E। तो R2 या सॉरी यहाँ से E की वैल्यू निकालूंगा, E की वैल्यू फिर से क्या आएगी, म्यू2 बाय म्यू1 इंटू में R2। इसको मैं लिख सकता हूँ E को म्यू R2। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट में यूज करना है इक्वेशन सेकंड को और थर्ड को आई और ई की जगह पे। तो जब थर्ड और सेकंड इक्वेशन के वैल्यू रखेंगे फर्स्ट में तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी आई की जगह म्यू R1 और ई की जगह म्यू R2 माइनस एंगल ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी, म्यू कॉमन आएगा तो R1 प्लस R2 माइनस एंगल ए। बट हमने प्रीवियसली प्रूव करा था फर्स्ट डेरिवेशन में कि जो R1 प्लस R2 होता है उसको वैसे वाको हमने अल्फा लिखा था, पर वो अल्फा क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसीलिए वो एंगल ए के बराबर होगा R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 जो ये आया है इक्वेशन में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये फॉर्मूला बन गया म्यू ए माइनस ए। तो डेल्टा का फॉर्मूला बन गया म्यू माइनस 1 इंटू में ए। स्मॉल एंगल प्रिज्म अगर कभी भी होगा तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हो। आपको सिर्फ उसका एंगल पता होना चाहिए और म्यू पता होना चाहिए, तो आप डेविएशन निकाल सकते हो। जो थर्ड केस होता है इसमें, वो केस उसका नाम होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब कोई भी प्रिज्म मिनिमम से मिनिमम कितना डेविएशन प्रोड्यूस कर सकता है वो हमें निकालना होता है। तो उसको कैसे निकालते हैं देखते हैं। जिन लोगों के पास मैथ्स है वो लोग ये बात जानते होंगे कि कभी भी कोई चीज किसी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं हम, तो वो कब होता है, वो केस हमेशा कौन सा होता है, वो केस होता है सिमेट्री वाला, जिस केस में सिमेट्री आ जाती है। जैसे कि आपको बोल रखा हो कि x इंटू वाई इसका प्रोडक्ट है सपोज 40, तो x प्लस वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी या मिनिमम कब आएगी। तो इस तरह के केसेस में आप देखते हो आंसर हमेशा क्या आता है, जब दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे ही जब हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, तो मिनिमम डेविएशन वाले केस में, इस केस में क्या चीज चलेगी, इस केस में जो चीज चलेगी वो होगी सिमेट्री। तो सिमेट्री होगी तो क्या होगा, एंगल आई वो बराबर होगा एंगल ई के, और जो एंगल R1 और जो R2 दो एंगल बने थे वो दोनों बराबर होंगे एंगल R के। ये वाला केस हमारे पास में साथ में चलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा डेल्टा का फॉर्मूला था वो था I प्लस ई माइनस एंगल ए, ये केस था हमारे पास। तो यहां से मैं I और E दोनों बराबर हैं, तो दोनों को I के बराबर रख देता हूं। कब, जब एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा एम। डेल्टा एम से मेरा मतलब होगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इस मिनिमम डेविएशन वाले एंगल को लिखते हैं डेल्टा, उसके नीचे छोटा सा एम लगा देते हैं। तो अगर डेल्टा डेल्टा एम है तो आई बी क्या हो गया, ई के बराबर हो गया। तो इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया 2i इक्वल्स टू डेल्टा एम प्लस एंगल ए। तो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एम प्लस एंगल ए अपॉन 2। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये चली रही है डेल्टा वाली, आई प्लस ई माइनस एंगल ए वाली। तो इसमें अभी हमने आई की वैल्यू को रख दिया, आई की वैल्यू मतलब ये आ गई हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रिज्म में अभी हमने ये चीज हमने प्रूव करी भी थी कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है, एंगल ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे, तो R प्लस R यानी कि 2R। तो 2R किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए के। तो R की वैल्यू क्या आएगी, एंगल ए बाय 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इन तीनों इक्वेशंस को मैं यूज करूंगा तो प्रिज्म के किसी भी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लगाता होता है स्नेल्स लॉ, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था μ1, इसका था μ2, यहाँ पे ये एंगल था, ये एंगल था I और ये एंगल था R1 आया था, बट यहाँ पे R होगा।
तो आप इस पॉइंट पे एम पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ एट एम। आप दूसरे पॉइंट एन पे भी लगा सकते हो, एक ही आंसर आएगा। अब यहां से हम साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर इनकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। आई की जगह हम लिख देंगे डेल्टा एम प्लस एंगल ए बाय 2। ये हमारे पास कहां से आया था? बाय इक्वेशन नंबर सेकेंड। और आर की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए बाय 2, तो ए बाय 2 लिख दिया इसको। तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाय 2। तो हम इसको इस तरह से ही याद रखते हैं, इसको हम μ2 बाय μ1 को म्यू लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास में रिलेशन आता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन जाता है इजीली। जैसे क्वेश्चन अगर बनाना चाहें इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पे एग्जाम्पल बन सकता है कुछ इस तरह से कि सपोज आपको μ2 वो दे रखा हो √3, μ1 दे रखा हो 1, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म ये दे रखा हो 60 डिग्रीज, आपसे पूछा हो बताओ एंगल ऑफ मीन डेविएशन कितना होगा। तो आपको ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखनी पड़ेंगी। तो जब रखोगे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को तो म्यू यानी कि μ2 बाय μ1 तो वो हो जाएगा √3 अपॉन 1 इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60 अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ 60 बाय 2। तो ये बनेगा हमारे पास √3 से मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा इसको, ये बन जाएगा साइन 30 इक्वल्स टू साइन के अंदर पड़ा हुआ है 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब साइन 30 होता है 1/2, तो ये बन गया √3/2। √3/2 इक्वल्स टू साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2। √3/2 ये साइन होता है π/3 का, 60 डिग्रीज का। तो यानी कि जो अंदर वाली वैल्यू है वो किसके बराबर है? π/3 के बराबर है। तो दोनों को π/3 के बराबर रख दो, तो 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इक्वल्स टू, अच्छा या फिर एंगल में रखना है तो 60 डिग्री ही रख दो उसको। तो यहाँ से डेल्टा एम आ जाएगा 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे इसका एक आंसर और पॉसिबल था, वैसे तो 180 माइनस करके लिखता, तो मैं इसको साइन पाई माइनस π/3 यानी कि साइन 2π/3, तो 2π/3 के बराबर भी रख सकता था इसको। अगर 2π/3 के बराबर रखता तो शायद आंसर कुछ आता या ना आता, देखते हैं। 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2 इक्वल्स टू 2π/3 यानी कि 120 डिग्रीज। तो ये होता 240 डिग्रीज बराबर 60 प्लस डेल्टा एम होता 180 डिग्रीज। चलो डेल्टा एम 180 डिग्री तो नहीं हो सकता मीन डेविएशन, तो इसीलिए हम दूसरा वाला केस नहीं लेते।